हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, टर्म क्या डिफाइन किया कैसे किया जाता है एंड हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज़ डन इन हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, फ्लोएम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिफरेंसेस बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। एक और बार बता देती हूँ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिंपली मीन्स कि बॉडी के किसी भी पार्ट में जो भी फूड को हमने एब्जॉर्ब किया है या जो भी फूड बन रहा है उसको, मतलब जो भी सब्सटेंसेस बन रहा है या एब्जॉर्ब हुआ है, उन सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। यहाँ पे एक टर्म आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्लाइड, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इट इज प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट दैट यूजेस ब्लड और लिम्फ एज कैरियर्स ऑफ मटेरियल्स और एक्सचेंज मीडियम। हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किसको यूज कर रहा है? ताकि मटीरियल्स तो एक्सचेंज करवाना ना, यहाँ से लेके दूसरे जगह तक लेके तो जाना है, उसके लिए वो किसको प्रेफर करे, किसको यूज करे? ब्लड या लिम्फ को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली किसको यूज कर रहे हैं? ब्लड या लिम्फ को यूज कर रहे हैं, ताकि वो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सके। ओके ना, तो एक्सचेंजिंग मटेरियल्स, फ्लूइड एक्सचेंजिंग मीडियम क्या हुआ? ब्लड और लिम्फ हुआ। अब ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोल सकते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। सबसे पहला ब्लड, ब्लड जो कि क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? एक तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना। ब्लड वेसल्स वो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ब्लड सिंपली मींस ब्लड एज अ फ्लूइड मीडियम है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, ब्लड क्या है? सिंपल, ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज यूज्ड टू कैरी और ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड। तो ब्लड एक तरीके से मीडियम है, एक फ्लूइड मीडियम है जो मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ से वहां तक लेके जाने में कौन हेल्प करेगा? ब्लड हेल्प करेगा। और ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कुछ नहीं है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। वेसल शेप स्ट्रक्चर इन विच ब्लड इज फ्लोइंग, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। ठीक है ना। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम होता है, यहाँ से वहाँ तक चीज़ों को लेके जाने के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है? सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। उन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला ब्लड जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड मीडियम है जिससे हम क्या कर रहे हैं? मटीरियल्स जो भी बन रहा है या एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी के किसी भी पार्ट में, उसको कैरी करके दूसरी जगह तक लेके जाना, उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड हेल्प कर रहा है। उसके अलावा दूसरा है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या है? जिसके अंदर ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड वेसल बोल रहे हैं। एंड लास्ट विल बी द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, जो मस्कुलर है, मसल से बना होता है, पंपिंग ऑर्गन जो पंप करता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तभी तो ब्लड की पूरी सप्लाई होगी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक। ठीक है, तो वो क्या है? हार्ट है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल वाइज एक एक करके पढ़ते जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लड के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, ब्लड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? एक तरीके से लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बोला था ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू
विच इज मेड टू सर्कुलेट, सर्कुलेट मतलब बॉडी में मूव करना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, बाय द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड एज द हार्ट। हार्ट जो है हमारा मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, जब वो हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उन सबको कैरी करके तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड इज बेसिकली अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यू कैन से एक ऐसा टिश्यू जो किसका काम कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो एब्जॉर्ब किया गया है बॉडी के एक पार्ट में, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, लंग्स तक ही तो पहुंचा, उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक तो पहुंचाना है ना, तो वो कौन लेके जा रहा है, ब्लड ही तो लेके जा रहा है। ऑक्सीजन को तुम्हारे बॉडी के हर सेल्स और हर टिश्यूज तक कौन पहुंचा रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है। तो बेसिकली, और ब्लड को पंप कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है, दैट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ओके, अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन मतलब ब्लड किन किन चीजों से बना हुआ होता है। तो कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, ब्लड में दो मेन कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है प्लाज्मा एंड अनदर वन इज ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड द अनदर वन इज ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है वो बेसिकली लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और उन प्लाज्मा में कौन फ्लोट कर रहा है, ये जो सेल्स होते हैं उन्हें फ्लोट। देखो, ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है बेसिकली ब्लड सेल्स ही होते हैं, दीज आर ब्लड सेल्स ओनली, बट यहाँ पे मैं ब्लड सेल्स के जगह मैं उनको कॉर्पसल्स नाम दे रही हूँ। अभी कॉर्पसल्स का मतलब होता है मूविंग सेल्स, मतलब ये ऐसा सेल्स है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दीज आर मूविंग सेल्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उन्हें कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड के अंदर दो चीज पाया जाएगा, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। हम यहाँ पे ब्लड सेल्स को ब्लड कॉर्पसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ना वो मूव करता है, मूव करेगा तभी तो चीजों को यहाँ से वहां लेके जाएगा, राइट। तो इसलिए उन्हें हम सेल्स की जगह क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ओके, सो ब्लड कॉर्पसल्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये सेल्स कैसा है, मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है, प्लाज्मा में मूव कर रहा है। तो ब्लड दो चीजों से बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा जो होता है ये क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स जो सेल्स होता है जो मूव करता है, अब वो ब्लड कॉर्पसल्स बेसिकली तीन टाइप का हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज। सुना होगा सबने ये नाम, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। हम कभी ना कभी टेस्ट करवाते तो हम ये देखते ना हमारा आरबीसी का काउंट बढ़ गया या डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ चुका है। तो ये सब कुछ के बारे में क्या है, आज हम डिटेल वाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ब्लड कॉर्पसल्स में तीन पढ़ेंगे हम, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, राइट, डब्ल्यूबीसीज, और लास्ट है प्लेटलेट्स। ओके, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हम तीन पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बारे में हम एक एक डिटेल वाइज पढ़ते जाएंगे। ओके, हाँ, यहाँ पे एक है हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। ब्लड का बनना, ब्लड का फॉर्मेशन होना, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं हम डिटेल वाइज क्या क्या है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा किससे बना होता है, क्या काम करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉर्पसल्स पढ़ेंगे, आरबीसी क्या काम कर रहा है, डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रहा है, प्लेटलेट्स क्या काम कर रहा है। तो हम एक एक करके आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या होता है, देखो बच्चों, प्लाज्मा जो होता है ना, इट इज बेसिकली द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है। ब्लड, अब देखो ब्लड सॉलिड तो नहीं है ना, अगर सॉलिड होता तो वो मूव ही नहीं करता, राइट। ब्लड कौन से टाइप में, विस्कस है, विस्कस टाइप है, सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड भी नहीं बोल सकते, एक तरीके से लिक्विड है, ठीक है ना। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड लिक्विड होता है ना, तो वो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज बेसिकली द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। और इन प्लाज्मा में कौन फ्लोट करेगा, कौन मूव करेगा, ऑब्वियसली द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं, राइट। तो प्लाज्मा क्या हो गया, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, जिनमें क्या मूव कर रहा है, सेल्स मूव कर रहा है, आरबीसीज मूव कर रहा है, डब्ल्यूबीसीज मूव कर रहा है, प्लेटलेट्स मूव कर रहा है। अब प्लाज्मा बेसिकली क्योंकि ये लिक्विड है तो 91 to 92% इसमें क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, ठीक है।
अगर हम प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, चलो मैं अच्छे से लिख लेती हूँ यहाँ पे। हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। अगर मैं प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूं, ओके, कि प्लाज्मा किन किन चीजों से बना होता है, हमें पता है प्लाज्मा क्या है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो इससे क्या क्या चीजों से प्लाज्मा बना हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल 91 to 92% प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है, एक बेस है जो लिक्विड है, जिसपे सेल्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहा है, तो वो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, 91 to 92% क्या पाए जाएंगे, वाटर पाए जाएंगे। बच्चा 7 to 8% क्या होगा, सॉलिड्स होंगे, ठीक है, 7 to 8% क्या पाए जाएंगे, सॉलिड्स। अब इन सॉलिड्स में क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें आएंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, इनके अंदर कुछ कुछ प्रोटीन्स पाया जाता है। अब वो प्रोटीन्स कौन कौन सा है? एक एल्ब्यूमिन है और एक ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। इनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो दो पाया जाएगा, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली मीन्स हमारे बॉडी फ्लूइड के वाटर और सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है ना। तो वो वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को बॉडी फ्लूइड में मेंटेन करने का काम किसका है? एल्ब्यूमिन का है। तो इट जनरली मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। जबकि ग्लोबुलिन जो है वो फाइट करने में, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में कौन हेल्प करता है? ग्लोबुलिन भी हेल्प करता है। ग्लोबुलिन हेल्प्स इन फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा प्लाज्मा में, प्लाज्मा में हमने क्या बोला, ये ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट है, जिसमें 91 to 92% क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, 7 to 8% सॉलिड्स पाए जाएंगे। वो सॉलिड्स क्या क्या है? इनके अंदर प्रोटीन्स पाया जाएगा, दो मेन प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी फ्लूइड का, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वाटर को बैलेंस करना, ठीक है ना, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। जबकि ग्लोबुलिन जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करने में, इसके अलावा ग्लोबुलिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लोबुलिन क्या करेगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करने में कौन हेल्प करेगा? ग्लोबुलिन करेगा। इसके अलावा इनके अंदर कोएगुलेंट भी पाया जाता है। कोएगुलेंट जैसे कि फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन पाया जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाएगा, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब वो ब्लड क्लॉटिंग क्या है वो हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स में अच्छे से, ठीक है ना। इनका काम किस में होगा? ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, तो हमने पढ़ा प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा, ब्लड जो है वो दो चीज से बना है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स से। ब्लड सेल्स को ही हम ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, बट कॉर्पस्कल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये सेल्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ओके, तो ब्लड कॉर्पस्कल्स मींस मूविंग सेल्स। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है ना, तो ब्लड क्या है? लिक्विड ही तो है, सॉलिड थोड़ी ना, गैस थोड़ी ना, क्या है? लिक्विड है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उस लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है तो प्लाज्मा किससे बना होगा? 91 to 92% वाटर से बना होगा। उसके अलावा 7 to 8% इसमें के अंदर क्या पाया जाता है? सॉलिड्स पाया जाता है। अब वो सॉलिड्स कौन कौन सा? प्रोटीन्स होंगे, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली मींस कि वाटर और सॉल्ट का बैलेंस करना बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम किसका है? एल्ब्यूमिन का है। ग्लोबुलिन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करता है। सेकंड, इनमें कोएगुलेंट पाया जाता है जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा ब्लड क्लॉट भी तो करता है, जब हमें चोट लगती है, थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होगा, उसके बाद वो अल्टीमेटली बंद तो हो जाएगा। तो वो क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। वो कैसा काम करता है वो हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है ना। तो ये था पूरा प्लाज्मा के बारे में। उसके अलावा एक टर्म है सीरम।
देखो प्लाज्मा में सेल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दिया, अगर मैंने प्लाज्मा से सिर्फ फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो बचे कुछ जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजन इज रिमूव, फाइब्रिनोजन जिससे क्लॉटिंग फैक्टर्स होने की चांसेस है, उस क्लॉटिंग फैक्टर्स को मैंने हटा दिया, तो बच्चा क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, 91 to 92% वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म्स पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, इनमें बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा जिसमें से अगर मैंने फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स उनको मैंने हटा दिया, तो बचे कुछ 91 to 92% वाटर, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन्स जो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पसेल्स क्या है, कॉर्पसेल्स मीन्स मूविंग सेल्स, राइट। ये तो मैंने बोला प्लाज्मा में ये सेल्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको टर्म क्या दिया, ब्लड कॉर्पसेल्स मीन्स मूविंग सेल्स। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज। क्या बोलते हैं हम इन्हें, आरबीसीज बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम जो है स्पेसिफिकली दे आर नोन एज इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रो मीन्स रेड, इराइथ्रो, इराइथ्रिन पिगमेंट, याद करो हमने पढ़ा था, इराइथ्रिन पिगमेंट, रेड कलर, ठीक है ना। तो इराइथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल्स। तो ऐसा सेल्स जो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो डायग्राम देख लो बच्चों, दिख रहा है ना, ये जो सेल्स होते हैं वो क्या है, आरबीसीज है, कौन से कलर का है, रेड कलर का है। अभी रेड कलर का क्यों हुआ, वो क्यों है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। देखो तो इनका क्या है, ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट्स। अगर हम इनकी शेप के बारे में बात करें, शेप जो है वो बाइकॉन्केव है या डिस्कॉइडल है। बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल मींस कि बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल मींस कि इट हैज बोथ कॉन्केव शेप, ओके। तो अगर हम डायग्राम वाइज देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा, इनका शेप कैसा होगा, बाइकॉन्केव होगा या डिस्कॉइडल होगा। कॉन्केव साइड्स होंगे, बोथ साइड्स कॉन्केव शेप का होगा, इसलिए हम इनको बाइकॉन्केव बोलते हैं, डिस्कॉइडल बोलते हैं। अब सेल चैप्टर में हमने पढ़ाई होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर सेल का कोई शेप होता है तो वो शेप उसके फंक्शन के बेसिस में होता है। फंक्शन जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि उस सेल का शेप क्या होना चाहिए। तो अगर ये बाइकॉन्केव शेप का है, अगर ये डिस्कॉइडल शेप का है, तो इसका कहीं ना कहीं फंक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है इसके शेप के लिए। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या आरबीसीज का होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो गया, बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल। आरबीसीज का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करता है। लंग्स में जो ऑक्सीजन आता है, एल्वुलाई जब ऑक्सीजन ब्लड को देता है, एल्वुलाई क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब वो ब्लड को देगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई ब्लड को देगा, तो वो आरबीसी से उस ऑक्सीजन को कैरी करके कहां तक लेके जाएंगे, हमारे बॉडी के हर सेल या टिश्यूज तक लेके जाएंगे। तो फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका नंबर के बारे में बात करें, इट इज 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ब्लड के पर मिलीमीटर क्यूब में कितना पाया जाएगा, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पाया जाएगा। ये जो है, अब ये स्टार मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मींस न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों है, क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को लेके जाना है ना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसीज कर रहा है, तो उनको जगह चाहिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए उनको जगह चाहिए, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनल्स भी क्या है, एब्सेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सब कुछ क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो वी कैन ऑल्सो राइट सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर। क्यों, ताकि उनको जगह मिल सके ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए उनको जगह चाहिए, जिसकी वजह से इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। और सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सब कुछ क्या होंगे, इनके अंदर एब्सेंट होंगे, ठीक है ना। लिख दिया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, ओके। अब ये सेल जो है वो रेड कलर का क्यों हुआ, मैंने बोला ये ऐसा सेल्स होते हैं जो कौन सा कलर का है, रेड कलर का है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आरबीसीज बोलते हैं या इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब वो रेड कलर किसकी वजह से हुआ, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट क्या है, कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। तो इनके अंदर पिगमेंट जो पाया जाता है जिसकी वजह से कलर क्या हुआ, रेड कलर का हुआ। तो पिगमेंट का नाम क्या है,
हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB के फॉर्म में डिनोट करते हैं, HB के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इन सेल्स के अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसके वजह से इन सेल का कलर क्या होता है? रेड होता है। और इसका शेप क्या हुआ? बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल। क्यों हुआ? क्योंकि इसके फंक्शन की वजह से, और इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ओके ना। सो पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। हीम जो है, हीम का मतलब होता है आयरन, ओके, एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, तो एक तरीके से आयरन कैरिंग प्रोटीन, ये लिख सकते हैं हम लोग, आयरन कैरिंग प्रोटीन, जिनके वजह से इन सेल्स का कलर क्या हो गया? रेड कलर का हो गया, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ओके ना। अब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस, अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की काउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाए तो जिसके वजह से जो कंडीशन होगा उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं, अनेमिक बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करें, लाइफ स्पैन सबको पता है ना, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो ये सेल्स जब बना, कब तक ये डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो जो पीरियड है उसका जो होगा ऑलमोस्ट 120 डेज। 120 डेज तक इसका क्या है? लाइफ स्पैन है, जिसके बाद ये सेल्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा? स्प्लीन में, और स्प्लीन में जाके ये सेल्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं, ठीक है ना। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्यों? क्योंकि 120 डेज के बाद आरबीसीज क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? स्प्लीन में। और स्प्लीन क्या होगा? इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये था रेड ब्लड सेल कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में एक और बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आरबीसी जो है बेटा, उसका दूसरा नाम क्या है? इराइथ्रोसाइट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इराइथ्रो मीन्स रेड, रेड, साइट्स मीन्स सेल, तो ऐसा सेल जो रेड कलर का है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इराइथ्रो, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अगर हम इनकी शेप के बारे में बात करें, ये जो शेप होगा कैसा होगा? बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल। देखो कुछ ऐसा बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल शेप का होगा। ये बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल शेप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर एक सेल का शेप उसके फंक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है। सेल का शेप कौन डिटरमाइन करता है? उसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? आरबीसीज कैरी करता है। लंग्स के पास ऑक्सीजन तो आया, उसने एल्वुलाई को दे दिया। एल्वुलाई क्या है? गैसियस एक्सचेंज का मेन साइट। तो वो जो है एल्वुलाई जब ऑक्सीजन को ब्लड में देता है तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? आरबीसीज कैरी करता है, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें, इनके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ईआर एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि इनके अंदर स्पेस होना चाहिए ताकि वो लोग ऑक्सीजन को क्या कर सके? कैरी कर सके, ठीक है ना। अगर हाँ, अब इस सेल क्या है? रेड कलर का है। तो ये रेड कलर किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीम मतलब आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, आयरन कैरिंग प्रोटीन पिगमेंट, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये सेल्स क्या है? रेड कलर का है। और हाँ, याद रखना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 1 HB के साथ कम से कम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन। अगर हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करें, इसका है 120 डेज। 120 डेज बाद ये सेल्स क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली विल गेट डिस्ट्रॉयड। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे? स्प्लीन में। इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। होप सो आपको रेड ब्लड सेल समझ में आया। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब WBCs, ठीक है ना। मतलब इनके अंदर पिगमेंट क्या होगा? एब्सेंट होगा, तभी तो ये सेल कैसा है? व्हाइट कलर का है। इनके अंदर पिगमेंट नहीं पाया जाता। इनको हम दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अगर हम शेप के बारे में बात करें, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। अमीबॉइड बोलो या इर्रेगुलर बोलो, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। जैसे अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता ना, वैसे ये सेल्स भी क्या है? अमीबॉइड या इरेगुलर शेप का होता है। अब ये शेप भी क्या है? इसके फंक्शन की वजह से इसका शेप क्या हुआ? डिटरमाइन हुआ। तो उसका फंक्शन क्या होगा? फेगोसाइटिक। ओके, हम लिख सकते हैं फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मीन्स सेल ईटिंग
ये क्या करेगा, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जो भी पैथोजन एंटर करे, बैक्टीरिया एंटर करे, वायरस एंटर करे, उससे फाइट करना, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, WBCs करता है। कौन करेगा, WBC। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, राइट, जो डिजीज कॉज करेगा हमारे बॉडी में। तो उन पैथोजन जब हमारे बॉडी में एंटर करे तो उन पैथोजन से फाइट करने में कौन हेल्प करेगा, WBCs हेल्प करेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। इसलिए हम WBC को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जैसे हमारे कंट्रीज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, फाइट कौन कर रहा है, सोल्जर्स ही तो है, जो बॉर्डर्स में जाके फाइट करते हैं, हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, WBC प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कि हमारे बॉडी में अगर कोई सी भी पैथोजन एंटर करे, बैक्टीरिया एंटर करे, वायरस एंटर करे, उनसे फाइट कौन करता है, WBCs करता है। इसलिए इनका नंबर हमेशा इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। WBC का नंबर इन्फेक्शन, जब हमें अगर मान लो निमोनिया हो गया या ब्लड कैंसर हो गया, तब हमारे WBC का काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर चुके हैं, तो उनसे फाइट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है ना, हेंस नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनके अंदर पिगमेंट क्या है, एब्सेंट, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉन पिगमेंटेड सेल, इसलिए इसका कलर क्या है, व्हाइट है। ठीक है, इनके अंदर पिगमेंट नहीं पाया जाता, इस पिगमेंट एब्सेंट है। अगर हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करें, इट इज 12 to 20 डेज। लाइफ स्पैन जो है वो 12 to 20 डेज तक ही रहेगा। एंड नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, ब्लड कैंसर एक्सेट्रा। अब WBC जो होता है ना बच्चों, वो दो टाइप का है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। अगर इनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, इफ इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स। जैसे देखो ये साइटोप्लाज्म में इनमें दिख रहा है ना, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, राइट। तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, अगर इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाया जाए तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। और अगर इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। साइटोप्लाज्म doesn't contain granules, इसको हम क्या बोलेंगे, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में बेसिकली तीन टाइप आता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसोफिल्स। अब सुन लो मेरी बात, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स के बारे में, न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो बेसिकली हमारे बॉडी को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर करे तो उनसे फाइट करके उनके डिजीज को एराडिकेट करना, ठीक है ना, हटाने का काम हमारे बॉडी को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से कौन प्रोटेक्ट करेगा, न्यूट्रोफिल्स करेगा। ओके, इट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। ओके, सेकेंड अगर हम बात करेंगे इओसिनोफिल। इओसिनोफिल है ना बच्चों, इओसिनोफिल्स जो होता है इनको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, इओसिनोफिल्स का बेसिक फंक्शन है पैरासिटिक इन्फेक्शंस, है ना, पैरासाइट जैसे वर्म्स वगैरह हो गया, वर्म्स वगैरह के इन्फेक्शन से कौन हेल्प करेगा फाइट करने में, इओसिनोफिल्स हेल्प करेगा। उसके अलावा हमारे बॉडी में जब एलर्जिक सिम्टम्स जो आते हैं, ठीक है ना, एलर्जिक के दौरान जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स को ट्रिगर करने का काम किसका होता है, इओसिनोफिल्स का होता है। ये इनका मेन फंक्शन है, ट्रिगरिंग इन सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस में हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स होता है, कुछ एलर्जीज की वजह से हमारे बॉडी में सिम्टम्स अपीयर होता है, जैसे रैशेस वगैरह हो गया, तो उन सिम्टम्स को ट्रिगर करने का काम किसका है, ट्रिगर करने का रोल किसका है, इओसिनोफिल्स का होता है। ओके, सो दे ट्रिगर, मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, ट्रिगर
सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स को कौन ट्रिगर करता है? इओसिनोफिल्स करता है, ठीक है ना। ट्रिगर सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। लास्ट हम बात करेंगे बेसोफिल्स के बारे में। ये जो बेसोफिल्स है नहीं कुछ जगह, एक काम करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बनाते हैं। हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में, राइट। ये क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना। ये क्या है? सॉरी, ग्रेन्युलोसाइट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ये किससे हेल्प करता है? बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करेगा? न्यूट्रोफिल्स हेल्प करेगा। इट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट bacterial and viral infections, ठीक है ना। सेकेंड हम पढ़ेंगे इओसिनोफिल्स, जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इओसिनोफिल्स जो होता है ना बच्चों, ये बेसिकली क्या करता है? पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है। वर्म्स वगैरह से जो भी इन्फेक्शन हुए उनसे फाइट करने में कौन हेल्प करेगा? इओसिनोफिल्स करेगा। इसके अलावा ये बेसिक फंक्शन क्या करेगा? हमारे एलर्जिक सिम्टम्स, एलर्जिक रिएक्शंस, अगर कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में अपियर हो तो वो सिम्टम्स को ट्रिगर करने का काम किसका है? इओसिनोफिल्स का होता है, ठीक है ना। इट ट्रिगर्स सिम्टम्स associated with allergic reactions. Allergic reactions, ठीक है। फिर हमने ग्रेनुलोसाइट्स में एक और पढ़ा है, लास्ट वन, दैट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ये बेसिकली अस्थमा रिलेटेड, ठीक है। अस्थमा के टाइम पे हम बोलते हैं ना, अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी विंड पाइप नैरो हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, लंग्स इन्फ्लेम हो जाता है, ठीक है ना। ब्रोंकियल्स इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? बेसोफिल्स की वजह से होता है। तो बेसोफिल्स जो होता है वो अस्थमा जो होता है उस टाइम के लिए की रोल मेंटेन करता है, हिस्टामाइन रिलीज करता है। ये बेसिकली हिस्टामाइन रिलीज करता है अस्थमिक कंडीशंस पे। तो बेसोफिल्स जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद अस्थमा, ठीक है ना। और ये रिलीज क्या करता है? हिस्टामाइन रिलीज करता है। हिस्टामाइन रिलीज, हिस्टामाइन एसोसिएटेड विद एलर्जिक कंडीशन ओनली है। ये इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन्फ्लेमेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसोफिल्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो ये था ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे हम? एक ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? ऐसे WBCs के सेल जिनके अंदर साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ना हो, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। इनमें हम पढ़ेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है ना बच्चों, इनका काम है फेगोसाइटिक, जो भी डेड सेल्स है, ठीक है ना, उनको रिमूव करना, उनको बॉडी से हटा देना, एलिमिनेट कर देना, खा जाना, ठीक है ना। तो ये किसका काम होगा? मोनोसाइट्स के होंगे। टू रिमूव डेड सेल्स, ठीक है ना, रिमूव डेड सेल्स, ओके। एंड सेकेंड वन विल बी लिम्फोसाइट्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, ताकि हमारे बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके, ताकि हमारे बॉडी डिजीज से फाइट कर सके, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरल इन्फेक्शन है उनसे फाइट करने में हेल्प कर सके। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। तो ये था WBC के बारे में, ओके। सो एक और बार मैं बता देती हूँ,
सॉरी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब अमीबॉइड भी बोल सकते हैं, जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता वैसे इनके भी कोई शेप नहीं होते, ठीक है। अब क्यों होता है, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, फेगोसाइटिक। हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन एंटर करे उन्हें ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हमारे बॉडी को ये क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कोई भी दुश्मन एंटर करे, जैसे बैक्टीरिया एंटर करे, वायरस एंटर करे, तो उन्हें हम क्या करते हैं, सेल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, दे फाइट ऑफ। एंड सेकेंड, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनमें पिगमेंट क्या है, एब्सेंट है। पिगमेंट एब्सेंट होने की वजह से ये सेल्स क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। अगर हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करें, 12 to 20 डेज, लाइफ स्पैन क्या होगा, 12 to 20 डेज। उसके बाद नंबर, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो, जैसे निमोनिया वगैरह हो, तो WBC का काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब WBC दो टाइप का है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा, इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स। जबकि एग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 पढ़े हमने, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करना, उनसे फाइट करने का काम किसका होता है, न्यूट्रोफिल का होता है। इओसिनोफिल या एसिडोफिल, ये बेसिकली एलर्जिक सिम्टम्स को ट्रिगर करने का काम करता है। अस्थमा से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, वो कौन रिलेट करता है, बेसोफिल्स करता है। उसके अलावा एक ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इनमें 2 है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है वो फेगोसाइटिक है, डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। और लिम्फोसाइट्स जो होता है हमारे बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, ताकि हमारे बॉडी डिजीज से फाइट कर सके, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जो होता है, हमने RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये सबसे स्मॉल सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इन तीनों में से कंपैरेटिवली सबसे छोटा सेल कौन सा है, प्लेटलेट्स होता है, बहुत छोटा है। इनके अंदर न्यूक्लियस भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। RBC में भी न्यूक्लियस एब्सेंट है और प्लेटलेट्स में भी क्या होंगे, न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर हम इनकी लाइफ स्पैन के बारे में बात करें, इट इज जनरली 1 वीक, 7 दिन तक, 7 डेज अल्टीमेटली, ठीक है, 7 डेज इनका लाइफ स्पैन। नंबर जो है 0.15 to 0.45 मिलियन इन 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। एक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितना पाया जाएगा, 0.15 to 0.45 मिलियन प्लेटलेट्स। अब फंक्शन क्या है, इसका काम है ब्लड को क्लॉट करना। इंजरी के टाइम पे हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम किसका काम होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। आप चलते फिरते लग गए, गिर गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चोट लगती है, तो चोट लगते वक्त वहाँ पे वूंड पे जो वूंड होता है वहां से क्या ब्लड ब्लीड होगा, ब्लड लॉस होगा। तो अल्टीमेटली 2-3 मिनट के बाद देखोगे, 5 या 8 मिनट्स के बाद वो ब्लड क्या अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना, वो ब्लीड नहीं करेगा। क्यों, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो काम करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ओके। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ब्लड कैसा क्लॉट किया जाता है, ठीक है। जब भी इंजरी हो, ठीक है ना, इंजरी के टाइम पे ब्लड क्या करता है, एक क्लॉट बना देता है एट द साइट ऑफ इंजरी। मान लो मुझे यहाँ चोट लगी, ठीक है, तो ये क्या है, इंजरी का साइट है, तो वहां पे ब्लड क्या करेगा, एक क्लॉट बनाएगा। देखा होगा ना आपने, ऊपर से एक रेड कलर के, बहुत सारे ब्राउन कलर के, कुछ मतलब 2 सूखने के बाद यहाँ पे ब्राउन कलर को जो अल्टीमेटली पील ऑफ भी हो जाता है, वो बेसिकली क्या है, प्लग या क्लॉट है। तो साइट ऑफ इंजरी में ब्लड क्या बनाता है, क्लॉट बनाता है, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो कैसे होता है, ठीक है ना। मान लो इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू, यहाँ पे मेरे इंजरी हो गई, तो वहां पे ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जहां पे हमें इंजरी हुई है वहां पे ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्लाज्मा में याद करो हमने पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, कोआगुलेंट पाया गया था ना, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मैंने बोला था कोआगुलेंट पाया जाता है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना।
तो ये जो इंजर्ड जगह पे ब्लड प्लेटलेट्स क्या लिबरेट करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेट करेगा। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। किसमें, थ्रोम्बिन में। कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन आगे जाके किस पे एक्ट करेगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल है, डिसॉल्व फॉर्म में, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में, ताकि ये क्लॉट जो है वो डिसॉल्व ना हो सके, ब्लड वहां पे लॉस ना हो। तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आगे जाके किसको एक्ट करेगा, फाइब्रिनोजन में एक्ट करेगा। जो सॉल्युबल फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फाइब्रिन में, जो कि एक इनसॉल्युबल फॉर्म है। अब ये फाइब्रिन क्या करेगा, वहां पे पाए जाने वाले जो भी रेड ब्लड सेल्स है, जो भी प्लेटलेट्स है, उन सबको बाइंड करके वहां पे क्या बना देगा, क्लॉट बना देगा। क्या बना देगा, क्लॉट बना देगा। ठीक है ना। तो सिंपल है, ब्लड प्लेटलेट्स मतलब जहां भी यहाँ पे जहां पे भी इंजरी का साइट हो वहां पे ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करके कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में क्या रिलीज करेगा, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी थ्रोम्बिन, ओके, एक्टिवेट करेगा कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में, क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन आगे जाके किस पे एक्ट करेगा, फाइब्रिनोजन पे एक्ट करेगा, जो कि क्या है, सॉल्युबल है। उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में, ताकि ये डिसॉल्व ना हो पाए। ठीक है। जैसे फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, फाइब्रिन क्या करेगा, वहां पे पाए जाने वाले जो भी आरबीसीज है उनको एंटैंगल, उनको बांध देंगे। प्लेटलेट्स और आरबीसीज को बाइंड करके वहां पे एक क्लॉट बना देगा या प्लग बना देगा, ताकि वहां पे अब फर्दर लॉस ऑफ ब्लड ना हो। ठीक है ना। और ये जो पूरा ब्लड क्लॉटिंग है वो अराउंड 5 to 8 मिनट्स तक हो जाता है। 5 to 8 मिनट्स तक ब्लड क्लॉटिंग की होल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ओके, लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड की फंक्शंस क्या है। सबसे पहला किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में। याद करो, न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाता है, फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको ब्लड, उन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैरी करके कहाँ तक लेके जाएगा, बॉडी के हर सेल या टिश्यू तक। उसका काम कौन करता है, ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड एब्जॉर्ब किया हमने, ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब किया, फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब किया, ठीक है, अमीनो एसिड, तो इनको पहले वो लिवर के पास जाएंगे, लिवर से उसको फिर कहाँ पर लेके जाएंगे हम लोग, पूरे बॉडी के हर सेल से टिश्यूज तक। तो वो कौन करेगा, ब्लड। ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके बॉडी के हर सेल या टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करेगा, जहां पे फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मेटाबोलाइजेशन, स्टोरेज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा, आरबीसीज ऑफ ब्लड। ये तो होता है ब्लड के आरबीसी, कौन, क्या फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, वो लंग्स के पास गया, लंग्स उसको एल्वुलाई को देगा। एल्वुलाई, ये जो ऑक्सीजन है वो किसको देगा, ब्लड को देगा। ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसीज इन ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के हर सेल या टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ब्लड करेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सेल में जो भी, सेल में मान लो फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, फूड का ऑक्सीडेशन होते वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकला, CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, H2O निकला। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको वहां से कलेक्ट अब कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। वहां से हर सेल या टिश्यू से इन वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, जैसे किडनी वगैरह हो गया, वहां तक कौन लेके जाएगा, ब्लड ही तो लेके जाएगा। ठीक है। बॉडी के हर सेल या टिश्यूज में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, क्योंकि इनके अंदर डक्ट नहीं होता। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसा ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं है, स्टोर करने के लिए डक्ट नहीं है, तो वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देते हैं और ब्लड उसको कैरी करके जहां पे ऑर्गन, जहां पे हमारी इफेक्टर ऑर्गन्स हो, ठीक है, वहां तक कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। ओके। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, वो इक्वलाइज करेगा, रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट, हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन करने का काम किसका है,
ब्लड का ब्लड में हमने पढ़ा था ना WBC का फंक्शन क्या है? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन एंटर करे, बैक्टीरिया वायरस एंटर करे, उनसे फाइट करने का काम किसका होता है? WBC का होता है। और वो किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो ये क्या है? डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ये था आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। होप से सबको समझ में आ गया ब्लड के बारे में। अगर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अबाउट ब्लड वेसल्स एंड ऑल। थैंक यू सो मच।